कोर्स पहले होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया क्योंकि 3 टेस्ट सीरीज़ लग गई थी हमारी। तो उससे एक बार रिवाइज़ हुआ, 3 टेस्ट सीरीज़ मतलब 6 बार रिवीजन। तो मैंने हमेशा ये जानना चाहा कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे में विद्रोह की भावना आती है। हाँ, बिल्कुल। और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लग जाओगे तो वो बच्चा मार्ग भटक सकता है। बिल्कुल सही बात। टीचर से आप जितना कनेक्ट रहोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। मैंने सर सबके नंबर ले रखे थे, तो मैं 10 बजे भी उनको डाउट के लिए मैसेज लिख देता था ना, वो 5 मिनट में वापस मैसेज कर देते थे, डाउट सॉल्व कर देते थे। हमारे सामने जीवन में 2 विकल्प होते हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को वसीयत सौंपें या विरासत। सामान्यतः हमें लगता है कि वसीयत ज़्यादातर लोग करते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि वसीयत में जो आपने सौंपा वो वहीं का वहीं रह जाएगा। कोई मकान कहीं उठ करके जाएगा नहीं, कोई दुकान कहीं बड़ी नहीं बनेगी। पर यदि आपने विरासत सौंपी तो वो अपने आप में विस्तार लेते हुए कितनी बड़ी बन सकती है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज मैं झुंझुनू के एक पास में गांव है असलसर जी, वहां के झाझड़िया परिवार के साथ मैं बैठा हूं। जो बच्चा मेरे साथ में बैठा है मैट्रिक्स नीट डिवीजन का, इस बच्चे ने नीट यूजी 2024 में 700 अंक लाकर, 720 में से 700 अंक लाकर देश के एक बड़े एम्स की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। मैं ये क्यों कह रहा था कि आप अपनी विरासत सौंपिए, इसलिए कि इसके दादाजी भारतीय सेना में कर्नल रहे, वहां से उन्होंने रिटायरमेंट लिया और इसकी बड़ी दीदी जोधपुर एम्स से डॉक्टर बनने जा रही हैं। संभवतः इस वर्ष के अंत तक उनको अपनी एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। ये जो पारिवारिक विरासत थी उसमें 2 बड़े नाम और आते हैं, पापा और मम्मी का। दोनों शिक्षा के क्षेत्र से थे और उन्होंने बच्चों को वसीयत ना देकर के विरासत में अपनी उसी शैक्षिक प्रणाली को, उसी अपनी शैक्षिक विधा को आगे बढ़ाने का भाव सौंपा। और परिणाम यह है कि आज ये बच्चा 700 अंक ला करके परिवार का गौरव बना, हम सबका गौरव बना। आज हम आर्यन झाझड़िया से बात करेंगे, मम्मी पापा दोनों तरफ उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे एक परिवार में यदि हम एक सच्ची विरासत आगे बढ़ाते हैं तो वो परिवार के फलक को, उसके आकार को विस्तृत करती रहती है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो मैट्रिक्स नीट डिवीजन की पूरी टीम की ओर से कि बच्चे ने जो है वो बहुत बड़ी सफलता पाई है। और मैम भी बैठे हैं, मैं मैम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैम खुद जो है वो रिसर्च स्कॉलर हैं, साथ साथ में रिसर्च करवाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इनके पास रिसर्च करते हैं, सर के पास करते हैं। बहुत बार बच्चों को गाइड करते करते थोड़ा मुश्किल होता है अपने ही बच्चों को गाइड करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बहुत अच्छा डॉक्टर होता है वो भी अपने परिजन का इलाज नहीं कर पाता है, उसको बड़ी दिक्कत आती है। पर ये चीज अपने यहाँ नहीं हुई। बड़ी बेटी ने जो है वो बहुत बड़ी सफलता लेकर के जोधपुर एम्स से वो डॉक्टर बनने जा रही है और अब बेटा जो है वो भी 700 अंक ला करके। क्या अनुभूति है आपकी? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं एक मैट्रिक्स परिवार को जी सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि एक मार्गदर्शक बने जी, जिन्होंने अपना सब कुछ इन बच्चों के ऊपर निछावर किया जी। उसके बाद में बच्चों की मेहनत है, मेहनत सभी बच्चे करते हैं, बिल्कुल, कोचिंग्स भी सभी करते हैं, लेकिन जो एक मैट्रिक्स कोचिंग में है जी, जो यहाँ की फैकल्टीज में जो चीज है जी, वो मुझे दूसरी जगह देखने को नहीं मिली। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे का वहां से हुआ है जी। मैं एक बहुत ही यथार्थ जमीन पे रह के एक बात बता रहा हूँ। आपको तो लंबा अनुभव है, बेटी ने 2019 में एमबीबीएस किया था, तब तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन था ही नहीं। बिल्कुल नहीं थी सर जी। लेकिन उस समय भी इसमें जो मान साहब हैं जी, उनका भी उस बच्ची में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है जी, और मेरे बेटे के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो इतने मार्गदर्शक रहे हैं कि ये कोचिंग ऐसी रही कि हमारे लिए तो एक सीखकर आना वरदान साबित हुआ। सीकर सर वैसे रहते थे या केवल इसी बच्चों को पढ़ाने के पर्पज से आए? हम सीकर सर 2016 में आए थे जी, सिर्फ बच्चों के लिए यहाँ हमने मूव किया। लोगों ने, परिवार ने, सबने कहा भी कि हमारे रिलेटिव है यहाँ, उनके पास छोड़ दो, लेकिन फिर भी हमने ये चीज उचित नहीं समझी कि जो हम माहौल देंगे बच्चों को, वो परिवार में सब कुछ मिल सकता है लेकिन जो हम देंगे माता पिता साथ में रह करके देते हैं। मैं तो अपने दर्शकों से कई बार कहता हूँ और मैं आज एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि आप अभी सर को सुन रहे थे। बहुत बार हमें लगता है कि भाई हम अपने घर को, परिवार को, अपने काम को, धाम को छोड़ करके, दुकान को, मकान को छोड़ करके बच्चों के साथ कैसे मूव कर लें सीकर। भाई साहब, ये इन्वेस्टमेंट है, ये समय खराब करना नहीं, ये बहुत बड़ा नियोग है, बहुत बड़ा विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट देखिए कि एक बेटी जोधपुर एम्स, दूसरा बेटा वर्तमान में बठिंडा एम्स, या हो सकता है कहीं और भी जाए। तो सर, ये आपने बड़ा कदम उठाया, क्योंकि ये सामान्यतः ये साहस लोग दिखा नहीं पाते हैं। उनको लगता है यार जहाँ है ठीक है, सेटल, अपना काम धाम है।
हाँ सर, मूव करने में सर हमारे को भी बहुत दिक्कत आई, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से हमारा मकान बनाया था, वहाँ सेटल हुए थे, रहने लगे थे। हमारा गांव भी 15 किलोमीटर ही है झुंझुनू के पास में। वहां से जब हमने छोड़ा तो हमारा भी दिल दुखी हुआ जी। लेकिन बच्चों के लिए सर हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, इनके ऊपर ही हमने पूरा फोकस रखा और परिणाम हमारे हाथ में आ गया। तो बिल्कुल सर, ईश्वर की दया से, मैट्रिक्स की पूरी लगन से और आप लोगों के सहयोग से जी। और मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा आपस के अंदर जो जितने भी यार दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, गांव के जन, जितना का मेरी भाषा में मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी अच्छी बातें मुंह से निकलती है जी। वो परिणाम वैसे ही सकारात्मक आते हैं बच्चे। बहुत ही बढ़िया बात है साहब। मैम से बात करेंगे। मैम, आप तो बच्चों को जो है वो रिसर्च के लिए गाइड करती हैं, रिसर्च गाइड है आपके अंडर में रहकर। बहुत सारे बच्चे शोध करते हैं। बच्चों के शोध को छोड़िए, मैं सिर्फ आपसे आपके शोध का परिणाम पूछना चाहूंगा कि आपने कौन सी शोध करी। दोनों बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ गए। जी, सबसे पहले मैं मैट्रिक्स नीट डिवीजन का धन्यवाद ज्ञापित करूंगी, उनको साधुवाद दूंगी। जी। जितने भी शिक्षक हैं, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है अपने आप में, बिल्कुल, वो अपने आप में लेकिन एक उस स्वतंत्र प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म की उनको ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और समय पे अगर उस बच्चे को मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वो बच्चा मार्ग से भटक सकता है। बिल्कुल सही बात। और चूंकि ये जो उम्र होती है बच्चों की, 12th के बाद में ये एडोलेसेंट स्टेज आ जाती है, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल भटकने की उम्र है। और ऐसे समय में वो जो टीम बैठी थी वहाँ पे मैट्रिक्स की, जी। मुझे मौका मिला था एक दिन जाने का, जी। बच्चों को सम्मानित कर रहे थे मोटिवेट करने के लिए। जी। लेकिन मैं उन शिक्षकों को साधुवाद देना चाह रही थी कि सबसे बड़ा योगदान उनका है। वो खुद जल के और इन बच्चों को रोशन कर रहे थे। और उनके सामने तो हर साल एक टारगेट होता है, जैसे हमारा टारगेट पूरा हो गया, लेकिन उनके लिए तो फिर एक नया बैच है। उनके लिए तो फिर एक नया टारगेट आ जाता है। और हमसे ज़्यादा तपस्या तो मैं मैट्रिक्स के शिक्षकों को दूंगी। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात की। भाई, हर बच्चे की अपनी क्षमताएं हैं। गुरु द्रोण को भी पता था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर केवल अर्जुन बन सकता है। बहुत अच्छी गदा जो है वो भीम चला सकता है, भाला युधिष्ठिर के हाथ में अच्छा लगेगा, तलवार नकुल सहदेव। तो ये हर शिक्षक को पता होता है कि उसके कौन से शिष्य को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए ताकि वो अपनी बेहतरीन क्षमताओं के साथ आगे आ सके। पर मैम, आप भी खूब सारे बच्चों को गाइड करते हैं। आपने बच्चों को क्या गाइड किया? अपने बच्चों को? मुझे ज़्यादा कठिनाई नहीं आई सर, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं NCERT ट्रेंड काउंसलर हूँ। अच्छा। मैंने हमेशा बच्चों का मन पढ़ा। जी। जैसे आर्यन में वो टैलेंट था, मुझे दिख रहा था, लेकिन ये चंचल था। जी। बेटी थोड़ी सिंसियर थी। जी। मुझे टेंशन एक रहती थी कि कहीं इसका ये दिमाग डाइवर्ट ना हो जाए, एनर्जी कहीं दूसरी जगह ना चल पड़े। क्योंकि ये एनर्जी है, अगर ये डाइवर्ट होगी तो ये उसी फील्ड में अपनी एनर्जी इकट्ठी करने लग जाती है। सही बात। तो मेरा तो एक ही रहता है, क्योंकि माँ जो होती है, माँ का एक अलग रोल होता है बच्चे के लिए। जी। फादर का अलग रोल होता है। अलग रोल होता है, बिल्कुल। तो मैंने हमेशा ये जानना चाहा कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे में विद्रोह की भावना आती है। हाँ, बिल्कुल। और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लग जाओगे तो वो बच्चा मार्ग भटक सकता है। बिल्कुल सही बात। तो मेरा तो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहा बच्चे के प्रति। जी। इनके पापा का थोड़ा सा अनुशासन के रूप में रहता था। जी। पता है अनुशासन कठिन है, पर जरूरी है। 100% सफलता की गारंटी देता है। गारंटी देता है। आप तो कॉलेज में प्रिंसिपल है, तो वहां पर भी आपका यही मातृत्व वाला रूप रहता है कि वहां थोड़ी सी टफ होती है? थोड़ा देखिए सर, एडमिनिस्ट्रेशन में परिस्थिति के अनुसार डालना पड़ता जो व्यवहार है उसको बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा प्यार दे देते हैं तो भी बच्चा भटक सकता है। बैलेंस दोनों में बनाना जरूरी होता है। जी जी। आर्यन, आपसे बात करेंगे। पहले तो यार आपकी लंबाई बहुत जबरदस्त। आर्यन, कितनी लंबाई है? 6 फुट 3.5 इंच। 6 फीट 3.5 इंच, गजब है, खूब जोरदार। दादाजी पापा सभी की लंबाई रही है, पारिवारिक ये चीज रही है। अब तो तुम्हारी सफलता भी उतनी ऊंचाई पर है, क्योंकि परिवार के दूसरे डॉक्टर हो। पहले दीदी बनी है, उसके बाद में आप बनने जा रहे हो। मम्मी पापा दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, एजुकेशन में बहुत अच्छे पदों पर हैं। दादाजी भी बहुत अच्छे थे। मतलब मुझे डॉक्टर बनना है, ये दीदी को देखते हुए सपना बना, या फिर क्या क्या कारण रहा कि तुम भी दीदी के ही नक्शे कदम पर चल करके आगे बढ़ रहे हो? शुरुआत में तो जब मैं 6-7 तक था, मेरे को पढ़ाई लिखाई में इतना मन नहीं करता था। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं था? खेलने में ज़्यादा ध्यान देता था। ठीक है। पर फिर धीरे धीरे 9th 10th फिर कोरोना आया। कोरोना के अंदर घर बैठे बैठे पूरे दिन खेलते खेलते थक गए। फिर अब वो हो गया कि हाँ,
और कोई स्कोप ही नहीं है पढ़ाई के अलावा, और कुछ क्या ही कर सकते हैं अपन। ये सही तो बात है नहीं इतने अमीर की कोई कंपनी खोल लेंगे। सही बात है। कुछ तो करना ही है, वरना तो 25 लाख बच्चे और भी कुछ ना कुछ तो वो भी कर रहे हैं। तो ये सोच के धीरे धीरे लगे। स्टार्टिंग में बहुत जोर आया क्योंकि एकदम क्विक स्विच किया था, क्योंकि कोरोना के अंदर बहुत ज्यादा ही मस्ती कर ली थी। और फुल मस्ती थी, कुछ कहीं जाना नहीं आना नहीं, बस खेलो आराम से। स्टार्ट किया तो बहुत ज्यादा जोर आ रहा था। एक दिन की सीटिंग आवर्स 40 मिनट 30 मिनट से शुरू गए थे, इतनी सीटिंग होती थी। फिर धीरे धीरे सीटिंग बढ़ाई, 3-3 4-4 5-5 घंटे की सीटिंग करी। लास्ट में आते आते कितनी हो गई थी? लास्ट में आते आते जो लास्ट के 3 मंथ्स थे ना, उसमें तो मैं सुबह उठता था 6 बजे बैठ जाता था, उसके बाद मैं 10-11 बजे तक पढ़ लेता था, फिर आधी 1 घंटे सो लेता था, फिर वापस बैठ जाता था, फिर 4-5-6 घंटे पढ़ लेता था, फिर आधी 1 घंटे सो जाता। तो मतलब बेड और कुर्सी, बेड कुर्सी, 2 पे शिफ्टिंग चलती थी। 14 से 16 घंटे की एकदम सीटिंग अच्छे से। तगड़ी हो जाती। कोर्स बहुत पहले हो ही गया था, हम्म तो उसको रिवीजन करना, टेस्ट कोर्स देना। पहले होने का बहुत ज्यादा फायदा हो गया, क्योंकि 3 टेस्ट सीरीज लग गई थी हमारी। तो उससे एक बार रिवाइज हुआ। 3 टेस्ट सीरीज मतलब 6 बार रिवीजन। एक बार खुद पढ़ के जाते, फिर एक बार गलत होते तो वापस आके पूरा आकर देख एनालिसिस करते उसको। फिर एक बार दोबारा पढ़ के जाते, फिर दोबारा एनालिसिस करते, तो बहुत ज्यादा फायदा हो उसका। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा सर, कि भाई बच्चों का लगभग 3 महीने पहले कोर्स हो गया, तो बच्चे बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बार बार एनालिसिस कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर रहे हैं। इतना रिवाइज कर लिया कि ऐसे लगने लगा कि ये तो इतना आसान है, इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। पूरी एनसीईआरटी ऐसे हो गई थी कि इतने आसान से कोई क्वेश्चन क्यों बनाएगा। इतनी बार रिपीट कर ली थी। पर नीट में कैसा लगा जब पेपर देखा? तो पेपर देख के ऐसे लग रहा था हमारे डीटीएस ही आ रहे हैं। अच्छा, एकदम एग्जैक्ट वैसे वैसे क्वेश्चंस, मतलब कि एनसीईआरटी की लाइंस एकदम दिमाग में से प्रिंटेड थी पूरी की पूरी। देखते ही क्लिक हो रहा था, देखते ही क्लिक हो रहा था, खट खट खट। तो पेपर देने के बाद में जैसे ही बाहर निकलने लगे, मम्मी पापा थे कोई वहां पर सेंटर में? हाँ, पापा मम्मी दोनों थे कार दोनों ही में। थे। तो पहली जब आंखें मिली तो उस क्या टाइम- संवाद हुआ, बिना टाइम बिना तो- बोले? मतलब उस टाइम तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था मेरे को, क्योंकि मेरी सीट आई थी पीछे और पीछे से धूप आ रही थी भयंकर। तो मेरा पेपर यहाँ पे जब मैं पेपर देता था तो मेरा 2.5 घंटे के करीब हो जाता था पेपर। उसके बाद मैं पूरा रिवाइज कर लेता था, पूरा पेपर दोबारा देख लेता था। तो 3 घंटे में एक बार तो पूरा पेपर देख लिया और एक बार पूरा रिवाइज कर लेता था मैं। कोई सिली मिस्टेक, क्योंकि सिली मिस्टेक स्टार्टिंग में बहुत होती थी, उसका डर रहता था। वहाँ पे धूप की वजह से स्पीड इतनी स्लो हो गई, सर दर्द करने लग गया कि रिवाइज नहीं हुआ मेरा। तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था मेरे को उस टाइम। मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी 700 आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे इतना भयंकर मेरा सर दर्द होने लग गया था कि। पर ऐसा कहते हैं कि परीक्षा में मस्तिष्क अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्मेट में काम करता है। हाँ, उसी की वजह से सारा सब कुछ कलेक्ट कर लेता है, पीछे का आगे का सारा, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, सब एक जगह मिल जाते हैं। स्टार्टिंग में डर लगा, पर फिर वही होता पर है, ये तो और लग कोई रहा होगा option कि नहीं है। हो तो गया मतलब। हाँ, ये था कि सिलेक्शन तो आराम से हो जाएगा, पर वो जो कोचिंग के अंदर टारगेट सेट था ना कि 700 के ऊपर ही लाने, क्योंकि स्टार्टिंग से अपने जो नंबर चलते हैं उतना दिमाग में माइंड सेट कर लेता है कि हाँ इतने तो इतना आते तो थे। चाहिए, पर आप भी गए उतने। हाँ, बाद में घर आके जोड़े होंगे। फिर जोड़े उस दिन तो 1-2 घंटे तक उछलता ही रहा मैं, हंसता ही रहा। हाँ, ये बड़ी बात होती है भाई। क्या होता है, परीक्षा कितनी दे लो, परीक्षा नाम ही ऐसा है कि वो प्रेशर में लाती है आपको। कितना अच्छा बच्चा हो पर उसको भी डर लगेगा कि पता नहीं क्या हो जाए, कैसे हो जाए। कोचिंग में जब पढ़ते थे तो वहां का कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाँ पे आपने एक बार पहले भी कहीं पूछा था कि वहाँ पे माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। मैं सबसे पहले दिन जाके सबसे पहले माहौल ढूंढता था, पढ़ने वाला काम मिलता है। एक सीट पे बैठा, उधर एनालाइज करा, बच्चे बात कर रहे हैं, इधर वो पढ़ रहे हैं, तो सीट स्विच कर ली, ये कर ली, पीछे चले गए, थोड़े और पीछे चले गए, मतलब जहाँ पे सब ऐसे पढ़ने वाला माहौल हो जाए, चारों तरफ से लगा कि सब पढ़ाकू हैं। हाँ। वो जगह अपने को कंफर्टेबल लगी। और जब ब्रेक होता तब अपने दोस्तों के पास वापस चल जाते हैं, 10 मिनट आराम से मस्ती कराए ब्रेक में उनके पास, फिर आके वहीं फिर वापस बैठ के। क्योंकि उस टाइम पे अगर एक बच्चे ने 2 मिनट भी कुछ भी बोल दिया और सर की वो बात रह गई तो और वही आ गई, तो वो तो गया ना, एक क्वेश्चन 4 नंबर गए, वही 4 नंबर गए। यहाँ 4 नंबर का बड़ा अंतर आता है, बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो बस वही है कि क्लास को बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से लेना होता है। ब्रेक के अंदर मस्ती करता था। फैकल्टी कैसा पढ़ाती थी? टीचर्स तो सबसे बेस्ट थे मेरे, मतलब टीचर से आप जितना कनेक्ट रहोगे ना उतना ज्यादा अच्छा है। मैंने सर सबके नंबर ले रखे थे, तो मैं 10 बजे भी उनको डाउट के लिए मैसेज लिख देता था ना, वो 5 मिनट में वापस मैसेज कर देते थे, डाउट सॉल्व कर देते थे। ये बहुत बड़ी सुविधा है, मतलब ये तो बिल्कुल सर। बड़ी सुविधा। अदरवाइज क्या होता है कि भाई नॉर्मली मान लो पढ़ा दिया टीचर्स ने, उसके बाद में ठीक है भाई दूसरे दिन क्लास में आके बात करो। नहीं सर, वास्तव में रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा था। ये रिस्पॉन्स टीचर्स कनेक्ट बहुत रखते हैं। अब पेपर के अगले दिन घूम रहे हैं, टीचर्स बुला लेते थे, इधर आ, कितने नंबर आए, कि इसमें कैसे कटे, क्या सिली मिस्टेक कर रहा है, चल पेपर लेके आना, मैं बता दूंगा ये कैसे तो पेपर सही का कर एनालिसिस सकता है। करते थे।
हाँ, पेपर का आया, आते ही सबसे पहले एनालिसिस करता था, फिर दिया करता था। 7 बजे होता था पेपर, 8 बजे मतलब 5 से 8 वैसे वाला टाइम पे फिर दिया वगैरह करता था। उसके बाद के अंदर सो जाता था, पर आते ही सबसे पहले एनालिसिस करता था कि ये ताकि गलत दोबारा है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो जाए। दीदी ने कितना मोटिवेट करा? दीदी तो मतलब स्टार्टिंग में मेरा स्कोर 660 से चालू हुआ था, तब दीदी कहती थी 680। जब 680 पहुंचे तब दीदी कहने लगे 700। जब 710 पहुंचा तब दीदी बोली 720 क्यों नहीं है। तो दीदी का तो कोई वो था ही नहीं। पर दीदी बड़ी माँ की तरह भी होती है, और वो संतुष्ट इसलिए नहीं होना चाह रही थी, उनको पता था कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। मैं एक बार सर जोधपुर कार्यक्रम में था, वहां पर कलाम साहब थे, अब तो वो ईश्वर के चरणों में है। उन्होंने एक बात कही थी, वो बात मेरे कानों में बहुत बार गूंजती है। उन्होंने कहा था कि छोटे सपने देखना आप अपना अपमान कर रहे हैं, आप अपना नहीं, आपको बनाने वाला के भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उसने आपको बहुत क्षमताएं देकर के भेजा है और आप छोटी चीजों पे रुक रहे हो, तो उसको लगता है कि यार मैंने बड़े हथियार दिए रे, छोटे युद्ध में उलझ रहा है। तो दीदी को इस बात का पता था कि जितने बड़े युद्ध के लिए आपको तैयार किया जाएगा, उतना अच्छा आपके अंदर का पोटेंशियल बाहर निकल करके आएगा। रिजल्ट आया, 700 नंबर आए, तब दीदी का क्या रिएक्शन था? उस टाइम तो दीदी वहां से कॉलेज से छुट्टी लेके आई थी मेरे लिए 7 दिन की सीएल लेके। अच्छा, यहाँ आ गई थी। हाँ, फिर हमने बहुत मजे किए थे उस टाइम, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था मेरी दीदी से एक महीने में बात होती थी। ठीक है। मम्मी पापा की होती रहती थी, मेरी एक महीने आधे महीने में बात किया करता था मैं दीदी से। ठीक है। तो जैसे पेपर होना, मैं दीदी को कॉल करके कह दिया अब 7-8 दिन की छुट्टी लेके आ जाओ इधर। फिर आ गई दीदी, फिर उसके बाद में मजे किए। मजे किए। बहुत बढ़िया बात है। तो अब आर्यन जो है वो एक एम्स की ओर आगे कदम बढ़ा रहा है, पर मुझे लगता है ये भी अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी तो कॉलेज अच्छे से करना जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे मान बैठते हैं कि हमारा नीट में सिलेक्शन हो गया, कॉलेज मिल गया, एम्स मिल गया, मतलब सब हो गया, पर वहां तुम कितना तपोगे, अच्छे डॉक्टर बनना, डॉक्टर तो बन जाओगे, पर अच्छे डॉक्टर बनना या नहीं बनना, ये तुम्हारी अब कॉलेज की 4 वर्षों 5 वर्षों की मेहनत है, वो तय करेगी। आर्यन हम सब में छोटा है, पर अब चूंकि उसने एक जर्नी को जिया है, तो यदि मान लीजिए कोई बच्चे ऐसे हों या कोई अभिभावक ऐसे हों, आपके मिलने वाले रिश्तेदार, वो आकर के आर्यन से पूछना चाहेंगे भाई हमारा बच्चा भी कोई तैयारी कर रहा है, नीट भी हो सकता है, जेई भी हो सकता है, कोई कंपटीशन की भी हो सकता है, कोई सिविल की भी तैयारी कर सकता है, जर्नी लगभग एक सी होती है, तैयारी करने के सबके तरीके अलग हो सकते हैं। तो आर्यन अपने इस जर्नी की फाइंडिंग्स को कैसे शॉर्ट आउट करेगा, क्या पॉइंट बताएगा कि आपको इस जर्नी में ये ध्यान रखना चाहिए, ये गलतियां नहीं करनी चाहिए? सबसे ज्यादा तो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, मेरा भी यही रहता था कि कितनी घंटे पढ़ना चाहिए। ये लगभग सवाल पूछते हैं। सबसे ज्यादा मैं भी रहता बहुत है। सारे सेशंस में जाता हूँ, बच्चे पूछते हैं सर टाइम टेबल कैसे बनाएं, कितने घंटे पढ़े? हाँ, सबसे इसका क्या ज्यादा जवाब, आर्यन क्या जवाब? मेरा यही रहता है कि आप कितनी देर में कवर कर सकते हो, आपका पोटेंशियल के हिसाब से सेट करो, दूसरों को देख के सेट मत करो। बिल्कुल ठीक बात है। और मैक्सिमम करना चाहो, आपने कुछ अचीव कर लिया उसे ज्यादा करना चाहो। मेरा कोई होमवर्क वगैरह वगैरह 40 मिनट में सल्ट गया, तो अगले उस दिन 35 मिनट में करना चाहो, ताकि आप और क्वेश्चन सोल्व कर सको। ठीक बात है, आपको और टाइम मिले। और टाइम मिले। ऐसे लोगों को लगता है 3 घंटे पढ़ लिया, हाँ आज का हो गया, अब रेस्ट करते हैं। तो एक्सपेंड करो उस थिंकिंग को, और पढ़ना चाहो जितना पढ़ना चाहो, और टाइम सेव करा करो। जैसे कि मैं इधर से कोचिंग से आता था 1 बजे, तो यहाँ पे ट्रैफिक इतना होता था, 1 घंटा लगता था, तो मैं उस टाइम को सेव करने के लिए वहाँ कोचिंग में बैठ जाता था। पापा को कहता था 1 बजे लेने आ रहे हो, 3 बजे लेने आ जाऊँ, तो मैं वहाँ कोचिंग की मैट्रिक्स की खुद की लाइब्रेरी है, अंदर ही क्लास से गया, लाइब्रेरी में जाके बैठ गया। अब वो 1 घंटा तो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ लिया, 1 घंटा वो ट्रैफिक का सेव कर लिया, फिर 10 मिनट में यहाँ घर आ जाता था, फिर सो लेता था। तो टाइम सेव करना सीखो। अब लोगों को लगता है कि 5-10 मिनट पहले जाके बात कर लेंगे, तो वो 10-10 मिनट 7 दिनों में कितनी हो जाएगी? 70 मिनट हो जाते हैं। और छुट्टी के अंदर मैक्सिमम लोग 1-1.5 घंटा वेस्ट करके आते हैं हमेशा। वो छोटे टाइम दिखता नहीं उनको, और वो सारा इकट्ठा होते होते फिर वो बहुत ज्यादा हो जाता है। नींद कितने घंटे की लेते थे? नींद मैं मैक्सिमम लेता था, लोग बहुत कम सोते हैं, पर मैं नींद 7, 7.5, 8 घंटे तक ही ले लेता था आराम से। अच्छी नींद लेकिन हेल्प करती है। मेरा ये नहीं था कि रात को, लोग कहते हैं कि लेट नाइट पढ़े या सुबह जल्दी उठ के पढ़े, मेरा ये होता था जब नींद नहीं आ रही उस टाइम पढ़ लो। हाँ, नींद आए तब सो जाओ, नींद आए तब सो जाओ, ये था मेरा। सही बात। और धीरे धीरे फिर वो बायोलॉजिकल चीजें सेट हो जाती है। बच्चे से बातें कर रहा था सर मैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि हमने भी पढ़ाई करी है, पर हमारे टाइम पर इतनी समझ होती नहीं थी। समझ नहीं थी सर, पेरेंट्स भी अवेयर नहीं थे, कोचिंग्स भी नहीं थी, गाइडेंस की अभाव था। सबसे बड़ी बात ये, जैसे गाइडेंस में ये मान के चलो आप कि ना तो इसने एक दिन भी सर छुट्टी ली, ना इसकी बहन ने कभी छुट्टी ली, चाहे कभी भी इन्होंने कुछ भी रहो, लेकिन छुट्टी नहीं हुई है। नहीं सर, एक दिन भी कोचिंग को मिस नहीं किया, न किसी टेस्ट को मिस किया।
टेस्ट को तो कहाँ से करें, कोचिंग कोचिंग ही नहीं मिस कोई करी किया कभी भी सर। और सर मैं आपको बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस है ये कि मैं जितने बच्चों से मिलता हूं, मैं किसी बच्चे ने यदि रेगुलर क्लासेस ली और रेगुलर टेस्ट दिए उसका रिजल्ट आया ही है। हाँ ये बिल्कुल, मतलब मेरे को एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने उसको छुट्टियां कोई नहीं करी हो, जिसने टेस्ट नहीं पूरे दिए हों और बाद में कहते कि मेरा रिजल्ट नहीं आया। 100% रिजल्ट आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी फाइंडिंग्स हैं। मैं आपसे भी अब सम अप लेना चाहूंगा कि आर्यन की जो सफलता रही है या जो जर्नी रही है, क्योंकि आप खुद एक अच्छी रिसर्च गाइड हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स भी इसको सुनेंगे, तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर दें मैम। पेरेंट्स के लिए एक अभिभावक मैं भी हूँ पहले, जी तो अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ के साथ चलना ज़रूरी नहीं है। जी, भीड़ सांस ज़रूर देती है पर पहचान छीन लेती है। सही बात है। आजकल थोड़ा सा ये कहूँगी अभिभावकों के कि खुद के सपने जो हैं वो बच्चों में देखने लग गए। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात तो ये है कि वो चाहते हैं कि हमने जो गलती की वो हमारे बच्चे ना करें, लेकिन बच्चों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करना भी उनके ऊपर कई एक दबाव बार डालना है। गलत हो जाता है। क्योंकि रुचि की बात करते हैं सर, तो मैं ये कहूँगी कि 10th क्लास 11th क्लास तक बच्चा जानता ही नहीं है कि रुचि क्या होती है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना हाँ है। सही बात है। वहाँ पे उस बच्चे को गाइड करना पड़ता है। तो मैं मानती हूँ कि माता पिता के जितना या उससे ज़्यादा भी बच्चा शिक्षक के पास रहता है, और जो पहचान शिक्षक को होती है वो माता पिता उस नज़र को नहीं पकड़ पाते कभी भी। बच्चे में ये देखना चाहिए अभिभावक को कि क्या ये बच्चा इस मार्ग को चुन रहा है तो इसको कर पाएगा क्या, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है क्या। सबसे बड़ी आज जो बच्चे हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं या मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी यही वजह है कि भीड़ के शामिल तो कर दिया कि गांव में जैसे ये हो गया कि उनका बच्चा सेलेक्ट हो गया कि मुझे भी बनाना है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि इस बच्चे में इतनी क्षमता है क्या। बिल्कुल सही बात। तो अभिभावकों के लिए तो मेरा तो यही अनुभव है कि बच्चे पर इतना प्रेशर ना डालें, और हर माता पिता को पता रहता है कि मेरे बच्चे में कितनी क्षमता है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता। उतना ही उसको वजन दें जितना वो उठा सके, तो वो बेहतरीन कर पाए। वो बेहतरीन कर पाएगा। सर मैं आपका भी एक फाइनल नोट लूंगा कि आपका भी एक मैसेज सारे पेरेंट्स के लिए हो, कुछ अपनी जो बच्चों के साथ में आपकी जो, क्योंकि आजकल क्या होता है कि पढ़ाई सिर्फ बच्चे नहीं करते हैं, बच्चों के साथ पेरेंट्स की भी होती है। बड़ी वाली जो बिटिया थी उसने करा, फिर बेटे ने करा, तो मुझे लगता है कि लगभग 7-8 साल तो जो आपने हैं वो बच्चों के साथ अपनी भी अध्ययन करा है। तो इस पूरे 8-7 साल का आप भी निचोड़ जो है वो एक हमारे पेरेंट्स के साथ में शेयर। मैं तो पेरेंट्स को सबसे बड़ी बात एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे मनोज से यानी विशेष से कुछ अलग इनमें विचार रहते हैं हमेशा ही, कि मेरा मानना ये रहता है कि बच्चे में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, और डिसिप्लिन के साथ सबसे पहले तो वो शेड्यूल बनाए, शेड्यूल के साथ डिसिप्लिन रहेगा तभी शेड्यूल बना पाएगा, और उसके बाद में वो पंचुअलिटी रखे। ये तीनों चीज जब तक यदि वो लेके नहीं चलेगा तब तक बड़ी सफलता तो नहीं आएगी, नहीं मिलेगी कभी भी। बहुत कम चांस रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 5 उंगलियां बराबर होती है, लेकिन रेयर केस में होती भी हैं। लेकिन ये इसके लिए पढ़ाई के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि बच्चे ने खुद ने शेड्यूल नहीं बनाया, थोपा गया शेड्यूल, कोई शेड्यूल नहीं मानता हूँ। सही बात, वो सेट चलेगा भी नहीं, वो नहीं चलता बिल्कुल सर। बच्चे से खुद से शेड्यूल बनवाओ, फिर उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए घर का एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ। ये नहीं कि बच्चे से अपेक्षा को, खुद को भी उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। कई बार गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से को भी पीना पड़ता है बच्चे के लिए। सही बात, भाई बच्चा देख रहा है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। तो इसकी मम्मी तो हमेशा ही स्मूथ कॉर्नर से रहती जी, और ये कोई बात होती डायरेक्ट इसने मुझे कभी नहीं कही, अपनी मम्मी को कहता, उसके थ्रू मेरे पास बात आती थी। लेकिन ये है कि इसने कभी भी, मैं सभी पेरेंट्स से एक चीज करना चाहूँ, जिसका बच्चा यदि पढ़ाई से या किसी बात से चोरी नहीं करेगा या छुपाएगा नहीं, उस बच्चे की सिर्फ सफलता कोई नहीं रोक सकता, मिलेगी उसको। इसमें फैक्ट सबसे बड़ा मेरी जीत मेरे बच्चों में इसलिए है, मैं मानता हूँ कि इन्होंने कभी भी मेरे से कोई भी चीज छुपाया नहीं, डायरेक्ट नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्ट। हाँ, मम्मी के थ्रू आ गई, लेकिन इन्होंने कभी कोई चीज छुपाई नहीं आज तक। सही बात है। उसका कारण ये रहा कि इनको ये लगा कि हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हर बच्चा पहला दोस्त जो चाहेगा वो अपने पेरेंट्स को ही बनाना चाहेगा। तो आप उनके यदि दोस्त बन पाते हैं तो आर्यन जैसी सफलता आपके साथ में आ सकती है। आर्यन झाझड़िया, उनके माता पिता के साथ हमने बातचीत करी और इस बातचीत में आपने बहुत जीवन के गहरे सूत्र पाए। आपने देखा कि
एक बच्चा स्वयं कैसे अपने आप को नियमित करता है, नियंत्रित करता है, अनुशासित करता है, अपने आप को नियंत्रित और नियमित करके एक अनुशासन की जब भट्टी में तपा करके ढालता है तो बड़ी सफलता लेकर के साथ में आता है। मैट्रिक्स नी डिवीजन के इस बालक को पढ़ा करके हमने भी बड़ा गौरव पाया, क्योंकि 700 नंबर ला करके हमारा बच्चा एम्स में जाए तो हमारे लिए भी, क्योंकि मैं बहुत बार कहता हूं कि पेरेंट्स के बाद में यदि सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो आपको पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं। और हर साल हम चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे आर्यन दगमगाएं, दीप्तिपाएं, ताकि उनकी टिमटिमाहट से ये जो जहां है ये और खूबसूरत बने और बेहतर बने। और मैं इस इंटरव्यू के लिए आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी इसको अपने लोगों तक शेयर करिए, उनको दिखाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि एक बड़ी सफलता लाने के लिए किस तरह के परिवारजनों के साथ, माहौल के साथ हम अपने जीवन को नियमित करें, तब जाकर के सफलता मिले। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आपको आर्यन की इस स्टोरी से मिलेगा। तो यदि आपके बच्चे में भी ऐसा सामर्थ्य है, आपका भी मन है कि आपका बच्चा ऐसा कर सकता है, आप में लगता है कि उसमें क्षमताएं हैं, तो चाहे वो नीट करे, चाहे वो जेई करे, चाहे अच्छी स्कूलिंग करे, मैट्रिक्स नीट डिवीजन, मैट्रिक्स जेई एकेडमी, मैट्रिक्स हाई स्कूल, हम आपका स्वागत करते हैं। ये दावा हमने पहले भी नहीं किया, आज भी नहीं करेंगे कि वो बहुत बड़ी सफलता पा ही लेगा, पर हम ये दावा जरूर करेंगे कि यदि वो एक कदम बढ़ाएगा तो हमारे कदम आपको 1.5 या 2 ही मिलेंगे, उससे एक कदम कम नहीं मिलेगा। और जब दोनों लोग, यदि सारथी अच्छा हो तो महाभारत जीती जा सकती है। ये बात द्वापर से सत्यापित है, कलयुग भी इसका कोई अपवाद नहीं है। आपके बच्चे में सामर्थ्य है तो निश्चित मानिए कि हमारी जो फैकल्टी टीम है, हमारा जो सिस्टम है, वो उसको अपलिफ्ट करने के लिए अपना पूरी ताकत लगा देगा। तो आइए मिलकर के बड़े सपने देखते हैं और ऐसी बड़ी कहानियां रचते हैं। झाझड़े परिवार को फिर से बहुत बहुत बधाई, आर्यन को खूब खूब शुभकामनाएं। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके नंबर अपने आप बताते हैं। 720 में से 700 नंबर नीट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में लाना। बस आर्यन से यही अपेक्षा है कि बेटा खूब पढ़ाई करना कॉलेज में, और अपने आप को बड़ा तो बनाना, पर इतना बड़ा नहीं कि जड़ छूट जाए। जड़ों से जुड़े रह करके बड़ा बनना, और उसके साथ साथ में विनम्रता का भाव बना रहेगा तो शायद मानवता को हम भी कुछ अच्छा सौंप पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब शुभकामनाएं। धन्यवाद।